हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेट्स। आज बच्चों हम आपके सामने मेथड्स लाए हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। देखिए, हमें सबको पता है कि एक सर्किट में अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे तो कोई सोर्स चाहिए होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए। करंट या चार्जेस अपने आप तो फ्लो नहीं कर सकते, उनको कोई एनर्जी सोर्स चाहिए। तो हम आज ऐसे दो एनर्जी सोर्सेज की बात करेंगे जिनसे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। बट आप एक बात ध्यान में रखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। अगर आप कभी सुनते भी हैं ना कि एक पावर प्लांट में जो बिजली घर होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है या डैम में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, टेक्निकली देखा जाए तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ये टर्म ही गलत है, क्योंकि हमें पता है एनर्जी कभी ना ही बनती है ना ही ख़त्म होती है, वो सिर्फ एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। तो यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोडक्शन की हम बात नहीं करने वाले आज के वीडियो में, बल्कि हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे दो मेथड्स हैं जिनसे आप किसी और तरह की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और ऐसा देखा गया है, ऐसे दो मेथड्स बहुत पॉपुलर हैं। एक मेथड है केमिकल सेल, जिसके अंदर किसी केमिकल की एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और दूसरा मेथड है जनरेटर या डायनमो का, जिसमें मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो आइए एक छोटी सी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले वोल्टेक सेल। वोल्टेक सेल एलेक्जेंड्रो वोल्टा, जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा दिया गया सेल है। उनके ऑनर में इसे वोल्टेक सेल कहा जाता है। एलेक्जेंड्रो वोल्टा के ही ऑनर में जो पोटेंशियल डिफरेंस का या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का यूनिट है वोल्ट, वो भी नाम रखा गया है। अच्छा, वोल्टेक सेल क्या काम करता है? वोल्टेक सेल बेसिकली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब आपके मन में बात आ रही होगी, सर केमिकल एनर्जी, कौन से केमिकल की एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है? तो आई विल गिव यू एन एग्जांपल, जस्ट सी। मान लीजिए एक वोल्टेक सेल में, एक्चुअली वोल्टेक सेल में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है, ठीक है। अब H2SO4 में दो हाइड्रोजन आयोन्स हैं, 2 पॉजिटिव, और एक सल्फेट आयोन है 2 नेगेटिव। तो मान लीजिए H2SO4 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है। दिस इज सल्फेट आयोन SO4 एंड इस पर कितना चार्ज है? -2 का। बेसिकली -2 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका डबल चार्ज, ठीक है। एंड दिस एंड रिलेट्स टू हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे दो हाइड्रोजन के आयोन्स हैं, इन पे कितना चार्ज है? +2 का। मतलब यहाँ पे -2 चार्ज, यहाँ पे +2 चार्ज। टोटली ये वाला मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो गया, +2 -2 इज 0। बट इसके अंदर आयोन्स होने की वजह से इस रीजन में -2 का चार्ज है, इस रीजन में +2 का चार्ज। अच्छा, अब इन्होंने एक बॉन्ड बनाया हुआ है और बॉन्ड के पास कुछ एनर्जी प्रिजर्व्ड होती है, कंजर्व्ड होती है, ओके। अब अगर हम चाहें कि ये हाइड्रोजन एटम्स जो हैं H2SO4 में, ये किसी और एटम से रिप्लेस कर दिए जाए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हम इस हाइड्रोजन एटम को जिंक एटम के साथ रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। कैसे? मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिंक सल्फेट की। अगर ऐसा ही स्ट्रक्चर जिंक सल्फेट का बनाया जाए तो ये SO4 -2E चार्ज के साथ, और ये जिंक का एटम, जिंक पे +2E चार्ज होता है, राइट। अब ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पे जिंक सल्फेट है, दोनों के पास कुछ एनर्जी होती है क्योंकि इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है। अब इस बॉन्ड की एनर्जी किसकी ज़्यादा किसकी कम? तो ऐसा देखा गया बच्चों कि सल्फ्यूरिक एसिड की एनर्जी जो होती है, लेट्स से वो 100 यूनिट्स है, एक एग्जाम्पल है। वहीं जिंक सल्फेट के एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी 80 होगी, मतलब जिंक के पास एनर्जी कम होती है जिंक सल्फेट के पास, और सल्फ्यूरिक एसिड के पास ज़्यादा एनर्जी होती है। अब अगर आप इस हाइड्रोजन को जिंक से रिप्लेस करोगे तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन सल्फेट से जिंक सल्फेट बन जाएगा, राइट। इसका मतलब पहले 100 एनर्जी वाला मॉलिक्यूल था, अब 80 एनर्जी वाला मॉलिक्यूल बनाया है। तो 100 - 80, ये जो एक्स्ट्रा 20 एनर्जी है ये कहाँ आएगी? सोचे, इस एनर्जी को हमने इस तरह से सेटअप बनाया होगा कि इस एनर्जी को हम किसी इलेक्ट्रॉन को दे देंगे, और जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो वो ऐसे भागेगा, और इलेक्ट्रॉन के भागने से करंट प्रोड्यूस हो सकता है। तो वोल्टेक सेल के अंदर एक्चुअली सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है, और इस सल्फ्यूरिक एसिड को हम किसी और
कंपाउंड जैसे कि जिंक सल्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं। जितनी एनर्जी का डिफरेंस होता है ना, उससे हम करंट पैदा करते हैं। करंट मैं कहूँगा फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो हम इसके ऊपर एक नेक्स्ट लेक्चर पूरा वर्किंग का समझेंगे। सो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वोल्टेक सेल। वोल्टेक सेल का बेसिक प्रिंसिपल क्या हुआ फिर? सल्फ्यूरिक एसिड जिसके पास ज़्यादा एनर्जी है उसको किसी कम एनर्जी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया, जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज़ हुई उससे हमने करंट प्रोड्यूस करवा लिया। सो दिस इज़ वन थिंग। अब दूसरा मेथड, डायनमो या जनरेटर। ये क्या होता है? देखिए बच्चे, डायनमो या जनरेटर बेसिकली ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसमें मैकेनिकल एनर्जी को इनपुट में डाला जाता है। मतलब जैसे मेरे पास एक जनरेटर है, आपने देखा होगा जनरेटर को पहले खुद घुमाना पड़ता है। आजकल तो बटन वाले जनरेटर आ गए हैं, बट जनरेटर को इनिशियली आपको मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ती है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब एक्चुअल मूव करने वाली एनर्जी। जैसे हम मसल से कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे मैं मैकेनिकली यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज़ मैकेनिकल एनर्जी। तो जब आप जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, उसके अंदर मैग्नेट्स के बीच में कॉइल रखा होता है और वो कॉइल रोटेट करता है और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से करंट पैदा होता है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन 10th स्टैंडर्ड, बट +2 में हम दोबारा से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस से करंट पैदा होता है और वही करंट हम आप सबको आउटपुट में देखने को मिलता है। डायनमो में भी ये सेम सिनेरियो होता है। डायनमो आजकल हमारे कई तरह के एक्टिवास या स्कूटर्स में पाया जाता है, कई साइकिल्स में पाया जाता है जिसमें छोटा सा बल्ब लगा होता है। तो आप जब पेडल करते हो साइकिल को, तो वो पेडल जो है, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो एक डायनमो में जाती है और वहाँ से बल्ब को जलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। सो दिस इज़ हाउ वी कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट ऑलवेज रिमेंबर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई नहीं जा सकती, आपको किसी और तरह की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट। सो वोल्टेक सेल प्रिंसिपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसकी वर्किंग भी समझेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर प्रोडक्टिव लगा होगा, आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप आस्किंग क्वेश्चंस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।